Hello friends, welcome back to another lecture. And in this lecture, we are going to study about Parliament. This lecture will be the second installment of the chapter that we were studying. All right, and that is Parliament. Okay, let's start. We are going to study some basics about Lok Sabha first, and then Rajya Sabha. We will start with Rajya Sabha. Okay. So in Lok Sabha, total members are 552, जिसमें से 530 जो मेंबर्स हैं वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो 20 मेंबर्स हैं वो यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, और 2 नॉमिनेटेड हैं एंग्लो इंडियंस जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं. ऑलराइट, एट प्रेजेंट 545 मेंबर्स हैं, जिनमें से 530 स्टेट्स के हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को. 13 यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो 2 हैं वो नॉमिनेटेड हैं एंग्लो इंडियंस. दे आर नॉमिनेटेड बाय आवर प्रेसिडेंट. रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज आर डायरेक्टली elected by the people from the territorial constituencies in the states. ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है राज्यसभा एंड लोकसभा के बीच में. राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं. जो मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं. ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल except those 2 nominated members of Anglo-Indian community. Okay. वोटिंग एज आप सभी को पता होगा, पहले 21 ईयर्स थी, देन उसे चेंज करके 18 ईयर्स किया बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1988. ओके. Allocation of seats for scheduled castes and scheduled tribes are made on the basis of proportion of their total population of state. तो जो एलोकेशन जो एलोकेट की जाएंगी सीट्स शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की, वो उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे एलोकेट की जाएगी. ये लोकसभा का एक प्रावधान है. ठीक है. नाउ सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा. इसके इलेक्शन के सिस्टम के बारे में कुछ बात कर लेते हैं. जो राज्यसभा से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन जो थी वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इससे पिछले सेशन में. ठीक है. रेशियो बिटवीन द सीट्स गिवन टू अ स्टेट एंड इट्स पॉपुलेशन इज सेम फॉर ऑल द स्टेट्स. सारी स्टेट्स के लिए जो वहाँ के रेशियो होगा किन किन के बीच का, सीट और पॉपुलेशन. ठीक है, सीट्स एंड पॉपुलेशन. तो ये जो रेशियो आएगा ये सभी स्टेट्स का सेम होगा. ठीक है. एंड इट डज नॉट अप्लाई वेयर द पॉपुलेशन इज लेस देन 6 मिलियन. ठीक है. तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट सिमिलर हो ये जो रेशियो होगा, लेकिन कोशिश की जाती है कि ये रेशियो सिमिलर आए हर स्टेट में. ठीक है. उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए स्टेट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई जाती हैं. ठीक है. स्टेट को कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है, फिर उस कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये पॉपुलेशन रेशियो फॉलो किया जाता है. ठीक है. यानी कि पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ सीट्स, ये जो रेशियो निकल के आएगा ये सभी की सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज में सेम रखने की कोशिश की जाएगी. और जब सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज में सेम होगा तो सभी स्टेट्स में भी सेम होगा. ये ऑब्वियस सी बात है. ठीक है. दिस इज़ टू एंश्योर द यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन. ये इसलिए किया जाता है ताकि रिप्रेजेंटेशन जो हो वो यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट द स्टेट्स. ठीक है. आफ्टर एवरी सेंसस रीएडजस्टमेंट टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा टू स्टेट्स एंड डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू कॉन्स्टिट्यूंसीज. हर सेंसस के बाद, जो कि हर 10 साल में कराया जाता है, उसके बाद रीएडजस्टमेंट की जाती है एलोकेशन ऑफ सीट्स. जो लोकसभा में सीट्स होती हैं उनके रीएडजस्टमेंट होती है आफ्टर एवरी सेंसस. ठीक है.
पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू डू दिस। पार्लियामेंट के पास ये पावर है टू डू दिस, ठीक है। और वो ऐसा कैसे करते हैं? बाय डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट, ठीक है। और उन्होंने ऐसा 4 बार किया है, ठीक है, 1952, 1962, 72 एंड 2002। ओके, अब डीलिमिटेशन की बात हो रही है यहाँ पे, तो डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वैसे भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो डीलिमिटेशन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 82 के अंडर पार्लियामेंट इनेक्ट कर सकती है एक डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस, ठीक है। पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 82 इनेक्ट करती है डीलिमिटेशन एक्ट, ठीक है। और इस डीलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट किसके थ्रू किया जाता है? प्रेसिडेंट के थ्रू, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हालांकि मैंने 4-5 पॉइंट ही लिखे हैं इसके अंदर डीलिमिटेशन कमीशन के अंदर, लेकिन ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। खासकर इसकी कॉम्पोजिशन, ठीक है। कॉम्पोजिशन में देखो, याद करने का सबसे इजी तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी कॉम्पोजिशन को याद करने का। इसकी कॉम्पोजिशन जुडिशरी, प्लस इलेक्शन कमीशन, ठीक है। आपको ये याद रखना है बस। जुडिशरी से जो मेंबर लिया जाएगा वो रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। इलेक्शन कमीशन से 2 मेंबर लिए जाएंगे, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर मतलब जिस स्टेट के लिए अपॉइंट किया जाएगा डीलिमिटेशन कमीशन को, उस स्टेट का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर होंगे। और इनके चेयरमैन, इस कमीशन के जो चेयरमैन होंगे वो होंगे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। ऑलराइट, अब इसका काम क्या होता है? डीलिमिटेशन कमीशन का काम क्या होता है? टू डिटरमाइन द नंबर एंड बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू मेक पॉपुलेशन ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज नियरली इक्वल, ठीक है। टू आइडेंटिफाई सीट्स रिजर्व्ड फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। तो ये 2 काम होते हैं डीलिमिटेशन कमीशन के। इट्स ऑर्डर्स कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोड ऑफ लॉ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो इस कमीशन के द्वारा जो ऑर्डर्स दिए जाएंगे, नो वन कैन चैलेंज दीज ऑर्डर्स इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी उन्हें मॉडिफाई नहीं कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ कंस्टिट्यूटेड डीलिमिटेशन कमीशन फॉर यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। दिस कमीशन विल बी हेडेड बाय फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई। ओके, ये करंट से रिलेटेड है, बिल्कुल करंट का इशू है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी हाल फिलहाल में ही कंस्टिट्यूट किया है उन्होंने एक डीलिमिटेशन कमीशन। कौन कौन सी स्टेट्स के लिए? असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और जिनको हेड करेंगे जस्टिस रंजना देसाई। डीलिमिटेशन कमीशन हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड 4 times, 1952, 64, 73, 2002। ओके, और डीलिमिटेशन एक्ट के बारे में अगर पूछा जाए तो वो 1952 में, 1962 में, 72 में, 2002। ओके, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना इसमें, एक्ट में और कमीशन में। नाउ, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। Constitution has abandoned the system of communal representation. Communal representation की जो ये सिस्टम था पहले, उसे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया था, ठीक है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मतलब हर कम्युनिटी से उनके रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाएंगे लोकसभा के अंदर या फिर राज्यसभा के अंदर, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑलरेडी अबैंडन्ड this system. Okay, provides for the reservation of seats for scheduled castes and scheduled tribes in Lok Sabha on the basis of population ratio. अब communal representation की जगह
रिजर्वेशन होती है, ठीक है, इसकी जगह रिजर्वेशन रिजर्वेशन होती है शेड्यूल कास्ट की और शेड्यूल ट्राइब्स की इन लोकसभा। ये राज्यसभा में नहीं होता है, आपको याद रखना है, ये राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं होती हैं, ठीक है, नो रिजर्वेशन इन राज्यसभा, ठीक है, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस पॉइंट। देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट्स इन राज्यसभा। ओरिजिनली दिस ऑपरेशन वाज टू ऑपरेट फॉर 10 years। ओरिजिनली ये जो रिजर्वेशन का ये जो ऑपरेशन था ये केवल और केवल 10 साल के लिए ऑपरेट कराया जाना था, ठीक है। 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2009 में इस रिजर्वेशन को 10 साल के लिए बढ़ा दिया, 2020 तक कर दिया था। एंड नाउ इन 2019 विद 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसको 10 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 2030, ठीक है। ये आई थिंक हम ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं, 100 से 104th तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 100 जो था वो इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड है, इंडिया एंड बांग्लादेश के। 101st है GST, ठीक है। 102nd है NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब इनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया है इस कमीशन को, ठीक है। 103rd जो है वो बात करता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में। एंड 104th हम ऑलरेडी देख चुके हैं, रिजर्वेशन से रिलेटेड है, रिजर्वेशन ऑफ SC/STs इन लोकसभा। नाउ जो राज्यसभा है उसके अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल गेट रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू देयर नंबर, ठीक है। हर सेक्शन से ऑल सेक्शन ऑफ पीपल गेट रिप्रेजेंटेशन, हर सेक्शन से रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं इन प्रोपोर्शन टू देयर नंबर, ओके। और इसके अंदर दो तरीके से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को हम कर सकते हैं। पहला जो है वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एंड देन वी हैव लिस्ट सिस्टम। ये इंडिया में नहीं होता है, बट स्टिल आपको ये याद रखना है कि ये भी एक मेथड होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। हम इंडिया में इसे फॉलो नहीं किया जाता, इंडिया में फॉलो किया जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जो कि हम ऑलरेडी राज्यसभा में देख चुके हैं। मैंने आपको बताया था कुछ कैंडिडेट्स होते हैं और वहाँ पे प्रेफरेंस उनकी चूज़ करनी होती है, 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन, ठीक है। इंडिया में यूज़ होता है ट्रांसफरेबल सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। कौन कौन सी पोस्ट के लिए होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। लोकसभा ऑन द अदर हैंड फॉलोज टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि टेरिटरी को रिप्रेजेंट करेंगे लोकसभा के मेंबर्स। एवरी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट्स अ जियोग्राफिकल एरिया या फिर कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। ईच कॉन्स्टिट्यूंसी ओनली 1 रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड। हर कॉन्स्टिट्यूंसी से केवल और केवल एक ही मेंबर रिप्रेजेंट किए जाएंगे और वो किए जाएंगे सिंगल मेंबर, इसीलिए इसको सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी भी बोलते हैं। कैंडिडेट हु सिक्योर्ड मेजॉरिटी ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ वोट्स का मतलब 50% + 1 नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 50% वोट्स मतलब ऑलमोस्ट मतलब 50% से ज़्यादा वोट्स मिलना ये मेजॉरिटी नहीं होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। अगर 5 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं तो पांचों कैंडिडेट में जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगे वो ही दैट कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, ये है इसका मतलब, ठीक है। और इसको बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ऑलराइट, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, okay. Now let's talk about the duration of the houses. Rajya Sabha, as we already know, it is a permanent body, continuing chamber, and it cannot be dissolved, alright. 1/3 of its members retire every second year. हर दूसरे साल इसके लगभग 1/3 मेंबर्स जो हैं वो रिटायर होते हैं और उनकी पोस्ट्स पे
हर दूसरे साल इलेक्शंस होते हैं. दे आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स. ओके. कॉन्स्टिट्यूशन हैजंट फिक्स्ड द टर्म ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये डिफाइन नहीं है कि किसी मेंबर ऑफ राज्यसभा का जो टेन्योर होगा वो कितने साल का होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट है उसके अंदर गिवन है कि जो राज्यसभा के जो मेंबर होंगे उनका टर्म 6 साल तक होगा. देन 6 साल के बाद वो रिटायर कर जाएंगे. ओके. लोकसभा ऑन द अदर हैंड इट्स नॉट अ कंटिन्यूइंग चैम्बर एंड कैन बी डिसॉल्व्ड. ठीक है. और ये जब हमने एग्जीक्यूटिव स्टडी किया था, नहीं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जब हमने स्टडी किया था तब हमने देखा था कि किन किन तरीक़ों से राज्यसभा को डिसॉल्व किया जाता है. ठीक है. जब मोशन ऑफ थैंक्स ना पास हो तो भी डिसॉल्व किया जा सकता है. राइट. 5 years from the date of its first meeting after the general elections automatically dissolves after that. 5 साल के बाद जब 5 years from the date of first meeting after the general election, 5 साल के बाद ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है लोकसभा. प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व, प्रेसिडेंट भी इसको डिसॉल्व कर सकते हैं एंड इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोड ऑफ लॉ. टर्म कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी. ये भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. फॉर अ ईयर एट अ टाइम, 1 साल के लिए. और देन उसके बाद फिर से पार्लियामेंट से मंजूरी लेनी होती है. कैन नॉट कंटिन्यू आफ्टर 6 months आफ्टर द इमरजेंसी. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल दीज टॉपिक्स इन emergency lecture when we were studying emergency. Now let's talk about the qualifications and disqualifications of member of parliaments. ठीक है. अब हम जब क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे एंड डिस्क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे तो याद रखें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहे हैं. मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा इन पर्टिकुलर किसी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं. हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. अगर कोई चीज़ डिफरेंट होगी, मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए अलग है या मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए अलग है, तो मैं ऑलरेडी मैं आपको वहाँ पे बताने वाला हूँ ये चीज़ें. ठीक है. जो चीज़ें बिल्कुल सेम है वो भी लिखी हुई हैं, जो डिफरेंट है वो भी लिखी हुई हैं. क्वालिफिकेशंस दोनों के लिए सेम होंगी. सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए दोनों ही केसेस में. मस्ट टेक एन ऑथ बिफोर द पर्सन ऑथोराइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन. ये भी दोनों केस में सेम होगा. एज हालांकि ऑन द अदर हैंड विल बी डिफरेंट इन बोथ ऑफ द केसेस. राज्यसभा के केस में ये कैन नॉट बी लेस देन 30 years. लोकसभा के केस में कैन नॉट बी लेस देन 25 years. लोग बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर की क्या मिनिमम एज होगी. तो देखिए इसका बेसिक सा फंडा होता है. अगर वो चुने जा रहे हैं राज्यसभा से अगर चुने गए हैं तो मिनिमम एज 30 years होगी. ठीक है. अगर राज्यसभा से हैं. लेकिन अगर वो लोकसभा से चुने गए हैं तो उनकी मिनिमम एज 25 years भी हो सकती है. ठीक है. तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पीएम की क्या एज होगी. वो डिपेंड करता है कि जो पीएम बनने वाले हैं वो कहाँ से चुन के आ रहे हैं, या तो राज्यसभा से चुन के आ रहे हैं या लोकसभा से चुन के आ रहे हैं. ऑल राइट. तो ये काफ़ी कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है. मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर फॉर अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी. जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वो मस्ट बी एन इलेक्टर फॉर अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी. लेकिन 2003 के बाद ये रूल केवल और केवल लोकसभा के कैंडिडेट्स पर ही अप्लाई किया जाता है. ओके. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. मस्ट बी अ कैंडिडेट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इफ वांट टू कंटेस्ट अ सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. अगर जो रिजर्व्ड सीट्स हैं शेड्यूल कास्ट की और शेड्यूल ट्राइब्स की, उन पे किसी को इलेक्शन लड़ रहा है तो वो जो कैंडिडेट होंगे वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से ही होंगे. ठीक है. ये काफ़ी कॉमन सेंसिकल है. डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द अदर हैंड, इफ़ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जैसे ही आप नाम सुने तो आपके दिमाग में यही वर्ड आना चाहिए कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स. ठीक है. तो अगर किसी ऑफिस से फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल रहा है किसी को तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर आएगा और ये एक डिस्क्वालिफिकेशन का कारण बन सकता है. इफ़ ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट.
या फिर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो अनसाउंड माइंड के हों, या फिर और उन्हें डिक्लेयर किया गया हो ऐसा बाय अ कोर्ट, ठीक है, या फिर अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वॉलंटरली एक्वायर्ड अ सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट, ठीक है, disqualified under any law made by parliament, must not have been convicted for any offence resulting in imprisonment for 2 or more years। और उन्हें अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ऐसे केस में भी पाया जाता है जिसकी सज़ा 2 साल या फिर 2 साल से ज़्यादा हो सकती है, उस केस में भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। बट डिटेंशन अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इज़ नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड प्यूनिटिव डिटेंशन, वी हैव ऑलरेडी covered both of these topics when we were studying fundamental rights. Okay, voluntary voluntarily gives up the membership of the party on which he is elected to the house। ये डिफेक्शन लॉ के अंडर आता है बेसिकली, ठीक है। ये चारों पॉइंट्स एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आएंगे, ठीक है। मतलब एंटी डिफेक्शन के अंदर ये पॉइंट्स आएंगे, और अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनके तहत पकड़ा जाता है तो उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इफ़ ही वोट्स और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्रेरी टू एनी डायरेक्शन गिवन बाय हिज पार्टी, यानी कि अगर वो विप के जो विप होती है, हर एक पार्टी की विप होती है जो डिसीजन कन्वे करती है उसके मेंबर्स को, तो अगर विप की जो डिसीजन को कोई कैंडिडेट नहीं मानता है तो भी उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इफ़ एनी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर्स जॉइंस एनी पार्टी, जो निर्दलीय जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उन्हें भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इफ़ एनी नॉमिनेटेड मेंबर जॉइंस एनी पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months, या फिर कोई नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते हैं वो किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो भी उस केस में भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वैकेशन ऑफ सीट्स। जो सीट्स वैकेंट होती हैं वो किस किस केस में वैकेंट होती हैं? फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट डबल मेंबरशिप। Anyone cannot be a member of both the houses. If elected to both the houses within 10 days, declare the house he wants to work in, otherwise seat of Rajya Sabha will be vacant, ठीक है। अगर कोई मेंबर है वो दोनों हाउसेस में इलेक्ट हो गए हैं, वो दोनों हाउसेस के अंदर इलेक्ट हो गए हैं, तो उन्हें विदिन 10 days he or she has to declare the house he wants to work in, अदरवाइज उनकी जो राज्यसभा की सीट है वो वैकेंट होगी, ठीक है। सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इलेक्टेड टू अदर सीट इन फर्स्ट हाउस बिकम्स वैकेंट। अगर कोई सिटिंग मेंबर है लेट्स से लोकसभा के, ठीक है, कोई सिटिंग मेंबर है, देन राज्यसभा में भी इलेक्ट हो जाते हैं वो, बट ही और शी वाज ऑलरेडी अ सिटिंग मेंबर ऑफ लोकसभा, तो उनकी लोकसभा की सीट वैकेंट होगी राज्यसभा, क्योंकि जब वो ऑलरेडी मेंबर थे लोकसभा के, उसके बाद उन्होंने राज्यसभा का इलेक्शन जीता है, तो राज्यसभा की सीट मिलेगी उन्हें, और लोकसभा की सीट जो होगी वो वैकेंट हो जाएगी, ठीक है। इफ इलेक्टेड टू 2 seats चूज वन, अदरवाइज बोथ सीट्स बिकम वैकेंट। देखिए अब यहाँ पे 2 सीट्स की बात हो रही है, ठीक है। ये 2 सीट्स लोकसभा के, फॉर एग्जांपल 2 सीट्स पे कोई इलेक्शन जीत गया है लोकसभा के अंदर ही, तो उन दोनों सीट्स में से किसी एक सीट को चुनना पड़ेगा उनको, ठीक है। 2 सीट्स मतलब ही और शी विल बी रिप्रेजेंटिंग 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज, तो उन 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिप्रेजेंट करने की बजाय उन्हें एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करना होगा, तो उन दोनों सीट्स में से कोई एक सीट ही चूज करनी होगी उनको। ऑलराइट, नाउ anyone cannot become a member of parliament and state legislature at the same time, ठीक है। कोई भी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं बन सकता है एक ही समय पे। अगर ऐसा होता है तो विदिन 40 days ही और शी हैज़ टू रिज़ाइन फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, अदरवाइज पार्लियामेंट से उनकी जो सीट होगी वो वैकेंट हो जाएगी।
बाय रेजिग्नेशन ऑल्सो। जो रेजिग्नेशन लेटर होगा वो चेयरमैन या फिर स्पीकर के पास जाएगा। अगर लोकसभा का केस है तो स्पीकर, राज्यसभा के अंडर है तो चेयरमैन के पास। इफ़ नॉट सेटिस्फाइड मे और मे नॉट एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन। अगर चेयरमैन या फिर स्पीकर सेटिस्फाई नहीं है तो ये उनकी विल पावर के अंडर ही है कि वो एक्सेप्ट करेंगे रेजिग्नेशन लेटर या फिर नहीं। ठीक है, तो रेजिग्नेशन से भी जो सीट्स होती हैं वो वैकेंट होती हैं। देन एब्सेंस, अगर कोई मेंबर एब्सेंट होता है 60 डेज के लिए विदाउट परमिशन तो भी उस केस में भी सीट वैकेंट हो जाएगी। कुछ और केसेस भी होते हैं, जैसे इफ़ इलेक्शन डिक्लेयर्ड वॉइड, गॉट एक्सपेल्ड बाय द हाउस, या फिर ऑफ इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ अ स्टेट, या फिर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो प्रेसिडेंट चुने जाएं या फिर वाइस प्रेसिडेंट चुने जाएं या फिर किसी स्टेट के गवर्नर उन्हें चुन लिया जाता है तो उनकी सीट जो होगी वो वैकेंट हो जाएगी उस केस में। इफ अ डिस्क्वालिफाइड पर्सन इलेक्टेड इन पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नो प्रोसीजर टू डिक्लेयर द इलेक्शन वॉइड। इसके अंदर ये बात की जा रही है कि अगर कोई डिस्क्वालिफाइड पर्सन इलेक्ट किया जाता है पार्लियामेंट में तो उस केस में कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इलेक्शन को वॉइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी प्रावधान हमारे संविधान के अंदर गिवन नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर ये गिवन है कि हाई कोर्ट टू डिक्लेयर एन इलेक्शन वॉइड। ठीक है, अगर कोई मेंबर इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो दैट मेंबर कैन अप्रोच हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन डिक्लेयर एन इलेक्शन वॉइड। ठीक है, और जो पार्टी होगी उसे हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अगर वो अपील करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसा कर सकती है, लेकिन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं किया जाएगा क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर नहीं आता है। ठीक है, हाँ, अगर इलेक्शन डिस्प्यूट रिगार्डिंग प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट, इन दोनों के इलेक्शन के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है क्योंकि एक्सक्लूसिव एंड ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही आता है। ये भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं व्हेन वी वर स्टडिंग जुडिशरी। ठीक है, तो इतना आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे स्पीकर ऑफ लोकसभा से हम स्टार्ट करने वाले हैं आगे आने वाली लेक्चर्स में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक देम, शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइज।